तो बेसिकली सीसीएनए में हम सबसे पहले डे वन में क्या पढ़ते हैं आप लोग, ओसाई मॉडल। अब बहुत से स्टूडेंट्स को क्वेरी रहती है, सर ओसाई मॉडल किस लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। तो मैं आपको ब्रीफ सेशन एक बता दूं कि ओसाई मॉडल की हेल्प से आप लेयर्स की इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। किसकी? लेयर्स। और क्या पढ़ सकते हो इसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से आपको हेडर इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो आप लोग? हेडर इंफॉर्मेशन। देन उसकी हेल्प से आप एक और टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, जैसे आप आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। फिर बात कर सकते हो आप मैक एड्रेसेस क्या होते हैं, ये भी पढ़ेंगे आप लोग। देन एक और इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो कम्युनिकेशन का। किसका डियर? कम्युनिकेशन। कैसे कम्युनिकेशन होता है दो यूजर्स के बीच में। देन उसके बाद बात कर सकते हो आप डेटा फ्लो के बारे में। और फिर पढ़ सकते हो आप डेटा कैसे जनरेट होता है। उसके बाद आप पढ़ सकते हो मुझसे प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। ठीक है। फिर मैं बात करूं सर्विसेज भी पढ़ सकते हो आप लोग, और एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन मैकेनिज्म क्या होता है, इन सभी के बारे में। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये किसके हेल्प से पढ़ सकते हो आप लोग? ओसाई मॉडल की। क्लियर रहेगा आप सभी को? चलो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको टेक्नोलॉजी इस ओसाई मॉडल के बारे में पहले से ही पता होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो न्यू होंगे, जिनके लिए ओसाई मॉडल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो बेसिकली अगर आप लोग जैसे समझे कि बिफोर 5G और 4G कनेक्शन, पहले हमारे पास 2G था। आई थिंक सभी को याद है ना, 2G पे काम करते थे हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल पे। तो पहले क्या होता था कि सपोज करो आपको कोई लैपटॉप या पीसी परचेस करना है, तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के वेंडर्स होते थे। जैसे आपके पास एचपी, डेल, एप्पल के भी आते हैं, ये सुनो, आसूस और एसर। तो इन सभी के वेंडर्स थे। लेकिन अब 1980s में क्या हुआ कि आपके पास जो वेंडर्स थे ना, वो सिर्फ 3 वेंडर थे जो मोस्ट पॉपुलर थे। जैसे पहला वेंडर कौन था आपका? आईबीएम। फिर दूसरा वेंडर कौन था? एप्पल। तीसरा वेंडर कौन था? माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर है? ये 3 वेंडर 90s में बहुत पॉपुलर थे। बेसिकली ये तीनों वेंडर्स क्या सेल आउट करते थे अपने स्टोर्स पे सबसे ज्यादा? पीसी। पीसी क्या होता है एक्चुअली? पर्सनल कंप्यूटर। याद है आप सभी को? पीसी क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको? पर्सनल कंप्यूटर। अब बेसिकली क्या होता था, जब भी अपने पीसी को सेल आउट करते थे उसके साथ आपको कुछ गाइडलाइंस अलाउ करते थे। अब गाइडलाइंस क्या थी उनकी? सबसे पहले गाइडलाइंस कि सेम वेंडर डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट। कि भाई अगर सेम वेंडर के डिवाइस है तो क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन। फिर एक और गाइडलाइंस इन्होंने प्रोवाइड करी, सेम वेंडर डिवाइसेस कैन शेयर डेटा फाइल्स। डेटा फाइल्स को भी क्या कर सकते हो आप लोग? शेयर कर सकते हो। फिर इनकी तीसरी गाइडलाइंस क्या आई? थर्ड गाइडलाइंस इन्होंने अलाउ करी, जिसमें बोला डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस कैन नॉट कम्युनिकेट। कि भाई दो डिफरेंट वेंडर के डिवाइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं? नहीं। फिर एक और गाइडलाइंस आई जिसमें बताया गया डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस कैन नॉट शेयर डेटा फाइल्स। क्या शेयर नहीं कर सकते ये आपस में? डेटा फाइल्स को भी शेयर नहीं कर सकते। चलो 90s में अगर आपके पास सपोज कर लेता हूं यहीं पर बता दूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक यूजर है जिसका नाम है बॉब, और बॉब के पास जो पर्सनल कंप्यूटर है वो किस वेंडर का है डियर? आप लोगों को दिख रहा है किस वेंडर का है बॉब के पास पीसी? आईबीएम। एक और वेंडर का पीसी परचेज कर रखा है, लेकिन ये यूजर कौन है? सैम। इसने परचेज कर रखा है फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का। तो बेसिकली ये दोनों लैन केबल से कनेक्टेड है। और बॉब अगर कोई डेटा फाइल को शेयर करना चाहता है, एक्सेल की, पीडीएफ की, या कोई भी फाइल है,
तो क्या ये बॉब अपने पीसी से सैम के पीसी पे ट्रांसमिट कर पाएगा 90s में, जब ये डिफरेंट वेंडर्स नहीं थे, बहुत सारे, सिर्फ 3 ही वेंडर्स थे, IBM, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। क्या कम्युनिकेशन हो पाता था? डेटा फाइल्स ट्रांसफर कर सकते थे एक दूसरे को? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था ना डेटा को शेयर करने के लिए, क्योंकि उनकी गाइडलाइंस क्या थी कि सेम वेंडर के डिवाइसेस होने चाहिए। तो बेसिकली क्या हुआ, ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इन्होंने क्या करा, डेवलप करा ओसाई मॉडल को। किसको डेवलप करा? ओसाई मॉडल को। बेसिकली जो ओसाई मॉडल है, एक आप बोल सकते हो कि एक ये ब्लूप्रिंट है। किसके लिए ब्लूप्रिंट है भाई? कि हार्डवेयर के लिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए, कि जब भी कोई वेंडर डिवाइसेस को बनाएगा तो इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मैनुअल को फॉलो करेगा। क्लियर है? अब बेसिकली ओसाई मॉडल आपका फिजिकल अवेलेबल नहीं होता, ये कैसा होता है? लॉजिकल। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? लॉजिकल रेफरेंस मॉडल। एक्चुअली कैसा मॉडल है ये? लॉजिकल रेफरेंस मॉडल। अब इसको बनाने का जो ईयर था 1979 था, और फिर इसमें चेंजेस डालते डालते 1984 तक गया। क्लियर है? कोई पूछे डेवलप्ड बाय विच ईयर, तो 1979 में बना था और चेंजेस होते होते 1984 तक गया था। अब ओसाई मॉडल में आपको कुछ लेयर्स प्रोवाइड करी गई। कैसी लेयर्स थी? बेसिकली मैं यहाँ पे लिखूं, ओसाई मॉडल में आपको पहली लेयर जो मिलती है, सबसे पहले एप्लीकेशन, देन सेकंड जो मिलती है आपके पास आती है प्रेजेंटेशन, फिर आपके पास सेशन लेयर, फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आपके पास नेटवर्क लेयर, फिर आपके पास डेटा लिंक लेयर, फिर आपके पास फिजिकल लेयर। अब इन लेयर्स को रिप्रेजेंट कैसे करा गया, लोकेशन कैसे दी गई? तो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6 एंड लेयर 7। अब बेसिकली नाउअडेज जो एक सिंगल यूजर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे एक यूजर है और ये यूजर कौन है? फॉर एग्जांपल बॉब। बॉब इनमें से किस किस लेयर को यूज करता है? बेसिकली अगर बॉब के पास एक पीसी है तो सबसे पहले इस पीसी पे हार्डवेयर डिवाइसेस होंगे। क्लियर है? उन सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को जो मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन थी उसने किसके हेल्प से बनाया होगा? ओएसआई मॉडल की हेल्प से, क्योंकि इसको डिफरेंट वेंडर में कम्युनिकेशन कराना है ओएसआई की हेल्प से। तो इन्होंने क्या करा, बॉब का पीसी जो था वो किसके परचेज हुआ हुआ था? आईबीएम का। तो आईबीएम जब भी कोई डिवाइस को मैन्युफैक्चर करेगा तो वो कौन से मॉडल को प्रेफर करेगा? सबसे पहले ओएसआई मॉडल को। ओएसआई मॉडल क्या करता था? टू हेल्प communicate two different vendors devices। दो डिफरेंट वेंडर्स के डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करने की अलाउ करता है। तो बेसिकली जैसे ही वो आपका डिवाइस रेडी हुआ तो इसमें आप पहले सबसे पहले क्या इंस्टॉल करते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो बेसिकली आप सबसे पहले कौन सी लेयर को चेक करते हो? लेयर 7। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे एक्ट करता है? एज ए एप्लीकेशन। देन इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, अगर आप इंडियंस है तो किस लैंग्वेज में मिलेंगी? इंग्लिश में। तो बेसिकली जो ये लैंग्वेज थी ये किसके थ्रू सपोर्ट हुई? प्रेजेंटेशन। अब जब भी इस पीसी को इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी है तो आपको मॉडेम से कनेक्ट करना है, यस और नो? तो बाकी की जो सारी लेयर्स है वो कंबाइंड यूज होती है। कैसे यूज होती है बात करेंगे, लेकिन ये 7 लेयर्स का एक पूरा का पूरा लॉजिकल मॉडल अब पढ़ना है आपको। क्लियर है? किस लिए पढ़ना है? कि दो डिफरेंट वेंडर कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको समराइज करके बताता हूँ
कि किस लेयर का कैसे काम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दो यूजर को कनेक्ट कर देता हूं यहाँ पे। एक यूजर है जिसका नाम है बॉब, एक यूजर है सैम। अच्छा, आप में से कितने ऐसे यूजर हैं जो बता सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए कितने मेथड है? कम्युनिकेशन करने के लिए दो डिफरेंट वेंडर्स को, एक होती है आपके पास वायर टेक्नोलॉजी, एक होती है आपके पास वायरलेस टेक्नोलॉजी। क्लियर है? वॉइस आ रही है सभी को? चलो, जो वायर टेक्नोलॉजी होती है कैसे होती है? पूरी की पूरी फिजिकली, ये सुनो। और जो वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है इसके लिए क्या कनेक्ट करनी पड़ती है आपको? रेडियो सिग्नल्स आते हैं, ये सुनो। तो जो मैं कनेक्टिविटी देने वाला हूँ वो कौन सी है आपकी? वायर्ड, इन दोनों के बीच में। तो फिजिकली कनेक्टिविटी करने के लिए मैंने एक केबल लगा दी। ये मेरा PC1 है और ये मेरा कौन है भाई? PC2। चल, अब बेसिकली जैसे ही वायर्ड प्लग इन हुई दोनों साइड पे, अब ये रेडी है कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि मैंने क्या यूज कर ली है? ईथरनेट टेक्नोलॉजी की केबल। क्या यूज करिए? ईथरनेट टेक्नोलॉजी की एक केबल, जो किस टेक्नोलॉजी में आती है कम्युनिकेशन कराने के लिए? वायर्ड में। क्लियर है? अगर आपको PC1 को PC2 से कम्युनिकेशन करना है, दूसरा मेथड भी है। कौन सा? कि भाई यहाँ पर हम क्या कनेक्ट कर लेंगे? वाईफाई। जो वाईफाई होगा वो किसके थ्रू कनेक्ट होगा? हमारे रेडियो सिग्नल्स के थ्रू। क्लियर है? तो दोनों मेथड से आप कम्युनिकेशन करा सकते हैं। अब देखो, मैं PC1 और PC2 का कम्युनिकेशन कराऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा OSI को ब्रीफ करते चलूंगा। तो बॉब है यहाँ पे एक PC आपका सैम का है, तो दोनों को कनेक्ट कर लो। ये PC1 है, ये PC2 है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बॉब को कुछ डेटा ट्रैफिक भेजना है। बॉब एक मोबाइल यूजर है फॉर एग्जांपल, ये दोनों कनेक्ट हुए हैं मोबाइल हॉटस्पॉट के थ्रू, और दोनों क्या चाहते हैं? डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं। तो बॉब क्या बोल रहा है? भाई सबसे पहले जो है ना, मैंने एक एप्लीकेशन यूज करी। अब एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी, कौन सी लेयर पे यूज होगी वो? आपकी एप्लीकेशन लेयर पे। अब ये कैसे पता चलता है कि बॉब को एप्लीकेशन लेयर यूज करनी है, कौन सी लेयर? तो बॉब क्या बोल रहा है? मैं बैठा हुआ हूँ सेंडर साइड पे, मैं आपको डेटा भेजूंगा आज। तो ये क्या बोल रहा है? मैं बैठा हूं आपका फ्रॉम सेंडर साइड पे। और सैम क्या बोल रहा है? मैं डेटा को रिसीव करूंगा। तो ये क्या बोल रहा है? फ्रॉम रिसीवर साइड। तो दोनों अलग अलग साइड पे बैठे हुए। अब कौन सा डिवाइस सबसे पहले कौन सी लेयर को यूज करेगा? तो बॉब बोला है कि डेटा ट्रांसमिट करने के लिए मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल, मैं क्रोम वेब ब्राउजर के थ्रू भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं FTP सर्वर्स के भी थ्रू एग्जांपल है। या मैं आपके लिए एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज कर लूं डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। भाई पिक्चर्स कैसे फॉरवर्ड सेंड करते हो आप लोग? इसके एप्लीकेशन के थ्रू भी। तो बॉब क्या बोल रहा है? मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है। तो बॉब ने एक फ्री एप्लीकेशन यूज करी, एप्लीकेशन का नाम है आपका व्हाट्सएप। अब जो व्हाट्सएप थी उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, यानी ये जो APK फाइल में मिलती है आपको, या अगर आप विंडोज यूजर है तो .exe फाइल में आएगी, या एप्पल OS में है तो .dmg में आएगी। ये सुनो, या लिनक्स है तो अलग फॉर्मेट होता है। तो बेसिकली इसने क्या करा है कि एप्लीकेशन यूज करी व्हाट्सएप की। तो इसने क्या बोला, जब मैं सेंडर साइड पे बैठता हूं तो मेरी जो सबसे पहले लेयर है वो कौन सी है यूज करने के लिए? एप्लीकेशन। बेसिकली ये लेयर हेल्प किस लिए कर रही है आपको? डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन इस एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करोगे तो मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ ना आपको। तो मैं मैसेज भी जनरेट कर सकता हूँ, पिक्चर्स भी भेज सकता हूँ, ऑडियो फाइल भी भेज सकता हूँ, वीडियो फाइल भी भेज सकता हूँ, या कॉल भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली बॉब क्या कर रहा है? आपके पास भेजने से पहले डेटा को जनरेट कर रहा है। डेटा जनरेट करने के लिए उसने किस लेयर की हेल्प ली? आपकी एप्लीकेशन की। भाई फॉर एग्जांपल आप विंडोज यूजर है और मैं अभी किस पे आपको पढ़ा रहा हूँ सभी को? ये क्या है आपका? MS पेंट। फॉर एग्जांपल किसी यूजर ने कैलकुलेटर ओपन करा और 2+2 करा, तो इस पे भी क्या हो रहा है? डेटा बैकएंड में जनरेट हो रहा है। या आपने नोटपैड यूज करा, फॉर एग्जांपल आपने नोटपैड यूज करा, उस पर कोई भी मैसेज लिखा, तो ये भी क्या कर रहे हो आप लोग? डेटा को जनरेट। और बेसिकली आप देखो, जब भी आप कैलकुलेटर को ओपन करोगे तो इस पे क्या लिखा हुआ है? EPP। दैट मीन्स कि ये क्या है आपकी? एक एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल आपने नोटपैड यूज करा, ये भी क्या है? एप्लीकेशन। अगर आपने
CMD ओपन करा, ये भी क्या आपके लिए एप्लीकेशन। तो आप सभी जितने भी माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल या लिनक्स की कोई भी सर्विस को यूज कर रहे हो, कोई भी, तो वो क्या एक्चुअली क्या है, एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल मुझे गूगल पे आना है तो क्रोम ब्राउजर यूज करूंगा, क्रोम ब्राउजर भी क्या आपकी एप्लीकेशन। तो सबसे पहले डेटा के जनरेट करने के लिए यूजर किससे इंटरेक्ट होता है, आपका एप्लीकेशन से। क्लियर है, डेटा जनरेट करने के लिए। देन फॉर एग्जाम्पल बॉब को डेटा जनरेट करना था, बॉब ने व्हाट्सएप ओपन करा, क्या बोला कि भाई मैंने डेटा जनरेट करा है, और उसके अंदर कौन सा मैसेज है, हेलो। कौन सा मैसेज है, हेलो मैसेज। तो लेयर 7 और एप्लीकेशन यूज करी। अब बॉब ने क्या बोला, डेटा जनरेट हो गया है, लेकिन अब वो नेक्स्ट लेयर पे गया। नेक्स्ट लेयर का नाम क्या था आप लोगों का, प्रेजेंटेशन लेयर। बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर का एक सॉल्यूशन बताऊं कि जब ये डेटा बॉब से सैम के पास जाएगा, आप में से कोई यूजर बता सकता है सैम को डेटा टेक्स्ट में आएगा, ऑडियो में आएगा, या वीडियो में आएगा? कोई बता सकता है? कोई भी एक यूजर अपना माइक अनम्यूट करिए और बताएं किस फॉर्मेट में डेटा आएगा, या पीएनजी में आएगा या जेपीईजी में आएगा? टेक्स्ट में आएगा सर। टेक्स्ट में आएगा। बेसिकली भेजा ही किसमें मैंने उसको, टेक्स्ट में, हेलो मैसेज लिख के। तो ये क्या होता है कि बैकएंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, ये पर्सन। इसका नाम क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन लेयर। अगर आप डेटा टेक्स्ट में भेजोगे तो टेक्स्ट में हैंडओवर करेगा। अगर आप डेटा को किस में भेजोगे, ऑडियो फाइल में, तो ऑडियो फाइल ही रिसीव होगी। फॉर एग्जांपल लाइव सिनेरियो ले लूं, चलो आप लोग सभी व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, और आप आई थिंक आप लोग सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सभी को हेलो। आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप चेक करो, सभी को कौन सा डेटा मिल रहा है, टेक्स्ट में। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो रही है एप्लीकेशन के बैकएंड में, प्रेजेंटेशन लेयर की। ये प्रेजेंटेशन लेयर सिर्फ डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डेटा के अंदर क्या बोलता है कि किस टाइप का डेटा आ रहा है। फिर देन आपके पास क्या होता है, यूजर जाता है नेक्स्ट लेयर 5 पे। लेयर 5 पे यूजर इंटरेक्ट होता है नेक्स्ट लेयर से, जिसका नाम क्या है, सेशन। चलो ठीक है। अगर बॉब को व्हाट्सएप के थ्रू ये हेलो मैसेज आपको भेजना है, तो इसके पास मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए? कोई यूजर बता सकता है? ऑन होना मोबाइल चाहिए। डेटा ऑन होना चाहिए। चलो हाँ ठीक है, सर। आपने बोला बॉब के पास मोबाइल डेटा ऑन है, लेकिन मैंने क्या बोला, बॉब के पास तो है लेकिन सैम के पास मोबाइल डेटा क्या हो रखा है, ऑफ। क्या बॉब डेटा को डिलीवर कर सकता है उसके पास, सैम के पास? यस, क्योंकि वो किस साइड पे बैठा हुआ है, सेंडर साइड पे। उसे तो सिर्फ अपनी कनेक्टिविटी चेक करनी है कि मेरा मोबाइल डेटा ऑन है या ऑफ है। तो बेसिकली जो सेशन लेयर का काम है ना बैकएंड में, सिर्फ आपकी कनेक्टिविटी को चेक कर रहा है। किसको, कनेक्टिविटी को, कि डेटा भेजने से पहले मैं दोनों की कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ऑन। दोनों की कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ऑन। चलो ठीक है, मान लिया अगर इधर ऑन है और इधर ऑफ है, तो बॉब की साइड से डेटा ट्रांसमिट हो गया, लेकिन सैम क्या कहेगा कि मेरे पास अभी मोबाइल डेटा कनेक्शन क्या है, ऑफ। तो जो आपका डेटा था हेलो मैसेज, वो कहां पर रहेगा, कहां पर रहता है डेटा आपका, व्हाट्सएप के डेटाबेस में। जैसे ही इसका मोबाइल डेटा क्या होगा, ऑन, तो ये आपके थ्रू नहीं लेगा। अब ये डेटा कहां से पिक कर रहा है, व्हाट्सएप के डेटाबेस सर्वर के थ्रू। चलो ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। सेशन लेयर का अगर इतना बेसिक क्लियर है तो अब जो है लेयर 4 है। लेयर 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका नाम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। बेसिकली अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप में से ऐसे कितने यूजर है ये काम करते हैं जो मैं लिख रहा हूं, कितने ऐसे यूजर है जो ये सर्विस यूज करते हैं, नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग से जब भी आप कोई अमाउंट को ट्रांसफर करते हो या अमाउंट को रिसीव करते हो, तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा आपके पास ये दो मैसेज आते हैं, यस और नो? कौन कौन से, डेबिट और क्रेडिट के। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो और ये दोनों मैसेज नहीं आए, क्या आप में से कोई ऐसा यूजर है बता पाए अमाउंट डिटेक्ट हुआ है या नहीं, अमाउंट ऐड हुआ है या नहीं? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऐसी? नहीं।
क्योंकि नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके लिए आपको कुछ मैसेजेस रिसीव होते हैं। सेम ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो ब्रदर्स होते हैं, वो कौन कौन से? एक बोलता है मैं हूं भाई रिलायबल, एक क्या बोलता है मैं हूं अनरिलायबल। अब देखो, इस डेटा को भेजने के लिए, हेलो मैसेज भेजने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने अनरिलायबल यूज कर लिया, यूएन का मतलब अनरिलायबल, और मैंने डेटा बॉब से सैम को दे दिया। सैम ने डेटा रिसीव करा, एक्सेप्ट करके रिसीव कर लिया, और क्या बोल रहा है, अब आप वेट कर रहे थे डिलीवर का मैसेज आने के लिए। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को पता होगा, कुछ ईयर्स बैक जाओगे तो व्हाट्सएप में सिर्फ एक ही टिक आता था, याद है आप में से किसी को? आप लोग यूज करते हो ना, तो आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा कि व्हाट्सएप में सिर्फ एक ही टिक आता था। ऐसा क्यों था? क्या ये डिलीवरी बता पाता था? नहीं। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके पास कितने टिक आने लगे? 2 टिक्स, एक सेंडिंग का और एक रिसीविंग का। क्लियर है? तो ये 2 टिक किस लिए आने लगे कि डेटा जब भी जाएगा वेट करोगे कि सैम को मैसेज डिलीवर हुआ है या नहीं, तो उसको डिलीवरी चेक कैसे करते थे? सैम रिटर्न बैक क्या बोलता था? आई एम रिसीव योर मैसेज। क्या बोलता था? आई एम रिसीव योर मैसेज। लेकिन अगर आप हेलो मैसेज भेजने के लिए अनरिलायबल ब्रदर्स में से यूज कर रहे हो, देन बॉब ने डेटा भेजा और सैम ने रिसीव कर लिया, लेकिन सैम कभी भी आपको क्या नहीं भेजेगा? आई एम रिसीव, आई एम नॉट रिसीव, ये मैसेज नहीं आएगा। तो आपके पास परमानेंट क्या टिक हो रहा है? सिंगल। तो आप बता पाओगे डेटा डिलीवर हुआ या नहीं? ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? नहीं। तो बेसिकली क्या है, ट्रांसपोर्ट पे पहले अनरिलायबल यूज करा आपने, अब आपने इसी डेटा को भेजने के लिए किसको यूज करा? रिलायबल को। तो रिलायबल वाले ने डेटा भेजा बॉब को, बॉब से सैम को, सैम ने डेटा को रिसीव करा और रिटर्न बैक में क्या लिख के भेज दिया आपको? आई एम रिसीव्ड। तो इसने क्या कर दिया? 2 टिक शो कर दी। तो बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है डेटा के सेंड और रिसीव होने के बाद गारंटी आ रही है नहीं आ रही, वो ये 2 ब्रदर्स दे रहे हैं। तो रिलायबल वाला गारंटी लेता है, अनरिलायबल वाला गारंटी नहीं लेता है। चलो ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ डाउनलोड का प्रोसेस लगाते हो, फॉर एग्जांपल 2 जीबी के डाउनलोड लगाते हो, तो बेसिकली क्या होता है, कुछ पार्ट्स में डाउनलोड होने लगती है ऑटोमेटिक। वो पॉसिबिलिटीज कैसे होती है कि डेटा कैसे आ रहा है अलग अलग पार्ट्स में, ऐसा क्यों होता है, वो आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाके पता चलेगा। यही वो पर्सन है जो डेटा को सेंड भी करता है, डेटा को रिसीव भी। तो जब डाउनलोड करोगे तो क्या हो रहा होगा? नीचे रिसीव। जब अपलोड करोगे तो क्या होगा? सेंडिंग वाला प्रोसेस। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए सिर्फ 2 कहानी याद रखनी है, यहाँ पे 2 ब्रदर्स है, एक रिलायबल और एक अनरिलायबल। अब आपका डेटा पहुंचा लेयर 4 से लेयर 3 पे। जैसे ही लेयर 3 पे डेटा आता है, यहां पर एक पर्सन आता है जिसका नाम है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का मतलब आप समझो, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसमें हो भाई? एक ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉय हो, तो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं एचआरस? कोई बता सकता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? नेम से? नेम से? या आपकी किससे आइडेंटिफाई होते हो आप लोग? एम्प्लॉय आईडी से। ये यही तो है, सेम ऐसे ही होता है। नेटवर्क में डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करोगे, तो नेटवर्क में डिवाइसेस क्या कहते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन की जगह उसका नाम क्या रख दिया आप लोगों ने? नेटवर्क। और नेटवर्क में डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास उनके लिए क्या होती है? आईपी एड्रेस। क्लियर है? ये क्या होते हैं? आईपी एड्रेस, या इनको क्या बोल दो? इलेक्ट्रॉनिक आईडी। क्लियर है? चलो, तो यहीं पर नेटवर्क लेयर पे क्या लगेंगे आपके? आईपी एड्रेस। चलो एक एग्जांपल और दे सकता हूं, जैसे बॉब को डेटा भेजना है सैम को व्हाट्सएप के थ्रू, तो विदाउट मोबाइल नंबर डेटा सेंड हो सकता है हेलो का, या रिसीव हो सकता है वहां से हेलो सैम के थ्रू विदाउट मोबाइल नंबर? पॉसिबिलिटीज है? नहीं। आइडेंटिफिकेशन फील्ड तो कोई है ही नहीं कि किस मोबाइल पे भेजना है। तो बेसिकली नेटवर्क लेयर वाले पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सिर्फ आईपी लगाना। और कैसी इंफॉर्मेशन लगाता है कि भाई कौन सेंड कर रहा है, क्लियर है, सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है, 2 पर्सन की आईपी लगाता है। आ जाओ फिर।
लेयर 4 के बाद बात कर लेते हैं। लेयर 3 पे हो गई, अब लेयर 2 पे चलो। अब लेयर 2 वाला थोड़ा सा एडवांस है। अगर आप लोग मोबाइल यूजर हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप में से कितने यूजर मोबाइल यूज करते हैं और कितने ऐसे यूजर हैं जिनको इस पर्सन के बारे में पता है? बस ये बता दो, इसके बारे में कितने यूजर्स को पता है? बोल सकते हो आप अनम्यूट करके, ऐसा कुछ नहीं है। IMEI नंबर किस लिए यूज होता है, कोई बता सकता है? ये भी सर मैक की तरह ही होता है लगभग, क्योंकि हाँ, ये ये किस लिए होता है? सबका यूनिक होता है ना, सभी मोबाइल का सेम तो हो नहीं सकता। तो बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क में अब डिवाइस भी आइडेंटिफाई करना है कि पीसी है, सर्वर है, प्रिंटर है, लैपटॉप है। तो मैं क्या करता हूँ, लेयर 2 पे एक पर्सन आता है जिसका नाम होता है डेटा लिंक। क्या नाम होता है? डेटा लिंक। और इसके पास से आप कौन से एड्रेस लगा के भेजते हो? HW एड्रेस का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर एड्रेस। कहीं आप लोग समझे, होमवर्क बता रहा हूं मैं। इसका नाम क्या होता है? हार्डवेयर एड्रेस। और नेटवर्क में आपको इसको क्या बोलोगे आप लोग? मैक एड्रेस। क्लियर है? मैक एड्रेस की फुल फॉर्म भी बात कर लेंगे कैसे है, क्या है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। अब आ जाओ आपका लेयर 1 पे। अब लेयर 1 वाला जो है ना, थोड़ा सा आपको सिंपल कर देता हूँ। जैसे अगर आपको मैं सेशन जो ले रहा हूँ वो किस में डिलीवर हो रहे हैं आपको सेशन? हिंदी में। सामने कोई चाइनीज लैंग्वेज में आ जाए, देन उसको समझ में आएगा? नहीं। या कोई इंग्लिश पर्सन हो जिसको इंग्लिश में आता हो, समझ आएगा? नहीं। तो बेसिकली जब भी कंप्यूटर्स डेटा को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे डिलीवर करते हैं, दिख रहा है आपको? PC1 के थ्रू PC2 पे डेटा को क्या कर रहे हो आप लोग? ट्रांसमिट। तो जब भी डेटा आपका वायर पे होगा और इन बिटवीन दो नेटवर्किंग डिवाइसेस, यानी आपके पीसी, राउटर, स्विच, फायरवॉल्स होंगे, तो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक पर्सन होगा। और वो किस लैंग्वेज में ट्रांसमिट करता है? फिजिकल लेयर पे वो डेटा को आपकी बिट्स में ट्रांसमिट कर देगा। बिट्स का मतलब 0 और 1, बाइनरी लैंग्वेज में भी डालता है। क्लियर है? तो ये फिजिकल लेयर पे होगा। तो अभी बॉब ने जब डेटा भेजना था उसके पास सबसे पहले कौन सी लेयर एक्सेस हुई? 7, 6, 5 ऐसे लेयर्स को यूज करा इसने। यानी बॉब ने डेटा ऐसे जनरेट करके भेज दिया। अब सैम ने डेटा रिसीव कर लिया। सैम के पास सबसे पहले डेटा किस पे आएगा? ये व्हाट्सएप का हेलो मैसेज, कोई बता सकता है? सबसे पहले कौन सी लोकेशन पे आएगा इन सभी में से? लोकेशन 7, लोकेशन 6, लोकेशन 5, किस पे आना चाहिए डेटा जब PC2 पे आएगा? तो सैम क्या बोलता है, जैसे ही डेटा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है, तो बेसिकली आपको ये समझना है कि डेटा या तो आपका वायरलेस आ रहा होगा या फिजिकल। तो जब भी वायरलेस आएगा या फिजिकल आएगा, एक एंड पॉइंट होता है। अगर आप बोलो वायरलेस आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, या आप बोल रहे हो सर मैं मोबाइल फोन यूजर हूँ, मेरा डेटा कैसे होता है, तो आप लोगों ने देखे होंगे कि आपके एरियाज में टावर होते हैं। तो जब भी आप हेलो हाय भेजते हो, वो सारा डेटा कहाँ पे जाता है? सबसे पहले इन टावर्स पे। इन टावर से डेटा क्या होता है? दूसरे टावर पे, फिर दूसरे टावर से दूसरे टावर पे, फिर उस यूजर को रिसीव होता है। कोई ऐसा मीडियम नहीं है कि यहाँ से आपका सिग्नल डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है वहां पे। तो टावर टू टावर कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो दो पीसी है, PC1 और PC2। तो आपने ये लैन केबल यूज करी है। तो जैसे ही बॉब कोई डेटा भेजेगा, तो सबसे पहले डेटा कहाँ पर रिसीव हो रहा है? वायर्ड पे। तो PC2 के कहाँ पर यूज डेटा रिसीव होगा? जहां पर आपने उसकी क्या लगा रखी होगी? लैन केबल या नेटवर्क केबल। तो याद रखना, जब भी डेटा रिसीवर साइड पे बैठे हो आप, कहां पे बैठे हो आप लोग? रिसीवर, यानी रिसीव कर रहे हो। तो आपकी पहली लेयर कौन सी होगी सबसे पहले? फिजिकल। और इस पे डेटा किस फॉर्मेट में आएगा? 0, 1। क्लियर है? देन डेटा आपका नीचे गया लेयर 2 पे। लेयर 2 पे कौन से एड्रेस लगाए थे बताएं आप लोग, माइक अनम्यूट करके। कौन से एड्रेस लगाए थे मैंने? HW एड्रेस, यानी हार्डवेयर एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस का मतलब मैक। इस पीसी का भी मैक लगा के भेजा होगा और इस पीसी का भी। देन डेटा कहां गया नीचे? फिर लेयर 3 पे। लेयर 3 पे कौन से एड्रेस लगाए थे?
कोई बता सकता है लेयर 3 पे कौन सा एड्रेस लगाए थे? आईपी एड्रेस, क्लियर है। फिर डेटा आपका कहाँ पे गया? लेयर 4 पे। ऐसी तो हो रहा है ना। देखो फिजिकल डेटा नेटवर्क, फिर किस पे गया डेटा आपका? ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर मैंने बोला कि आर का मतलब रिलायबल, कि डेटा जब भी सैम को रिसीव होगा उसको कौन सा मैसेज भेजना होगा? आई एम रिसीव सक्सेसफुली योर मैसेज। तो भाई लेयर 4 पे पता चल गया कि डेटा की डिलीवरी गारंटी करनी है नहीं। तो यहाँ पे 2 पर्सन होते हैं, एक रिलायबल और एक अनरिलायबल। फिर डेटा आपका कौन सी लेयर पे गया? नेक्स्ट लेयर 5 पे। लेयर 5 पे जाते ही क्या पता चला कि भाई आपका मोबाइल डेटा ऑन है या ऑफ। अगर ऑन होगा तो रिसीव भी हो रहा है, तभी रिसीव हुआ है, और अगर ऑन है तो आगे रिप्लाई भी करना है, ये भी पता चल गया। तो ये सेशन लेयर का काम है। देन आपका डेटा कहाँ गया? लेयर 6 पे। लेयर 6 का नाम कोई बता सकता है क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब कि डेटा कैसे आ रहा है, टेक्स्ट में है या ऑडियो फाइल में है। देन आपका डेटा कहां पे पहुंचा? लेयर 7 पे। और रिप्रेजेंट किसके अंदर हुआ ये मैसेज आपको? ये मैसेज कहां पर दिखा आपको? पॉपअप एप्लीकेशन, यानी आपकी भी कौन सी एप्लीकेशन पे दिखेगा ये डेटा? व्हाट्सएप पे। तो याद रखना भाई, सेंडर की कहानी बता दी और रिसीवर की भी बता दी, ठीक है। तो ये दोनों स्टोरी आपको नेटवर्क में बहुत हेल्प करने वाली है कि जब भी आपसे कोई पूछे कि सेंडर साइड कौन सी पहली लेयर होती है और रिसीवर साइड कौन सी पहली लेयर होती है। अब आ जाओ दूसरी बात पे। इसमें कोई क्वेरी तो नहीं है, आप लोगों को माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो, किसी को कोई भी क्वेरी हो, जैसे दीपांशु, नरेश और प्रिंस, सदबीर, क्लियर है? आप में से कोई भी यूजर, और भी कोई यूजर। चलो अब बात करते हैं आगे। देखो ओसाई मॉडल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सबसे पहले हम किससे बात करने वाले हैं? लेयर 7। मैं सेंडर साइड पे बैठा हूं, मैं रिसीवर से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सेंडर साइड की कहानी बताऊंगा। तो बेसिकली आपको लेयर 7 से इंटरेक्ट करना है। लेयर 7 का मतलब किससे पढ़ना स्टार्ट करोगे आप? एप्लीकेशन लेयर से। और आई थिंक मैंने अभी एप्लीकेशन लेयर का एक छोटा सा ब्रीफ बताया था कि आप कितनी तरीके की एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, मल्टीपल। कई बार व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब जो ओपन करते हो आप लोग, ये इनसाइट किसके चलती है? एप्लीकेशन के। अब बात समझो आप लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट कि लेयर 7 पे एप्लीकेशन लेयर हेल्प क्या करती है। बेसिकली इट इज यूज्ड टू इंटरैक्ट user with application, and in this layer user use application to generate डेटा ट्रैफिक। क्या जनरेट करने के लिए? डेटा ट्रैफिक। अभी डेटा कर रहा था ना हेलो वाला मैसेज, तो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर का काम है। अब एक और बात याद रखना, इन दिस लेयर यूजर ऑल्सो यूज सर्विसेज। क्या यूज करता है वो? कुछ सर्विसेज भी यूज करता है। किसकी हेल्प से? with the help of applications। एप्लीकेशन भाई एग्जांपल के लिए व्हाट्सएप, क्रोम, मोजिला, CMD, MS पेंट, नोटपैड, ये सभी तो एप्लीकेशन है डेटा जनरेट करने के लिए। चलो अगर आप नोटपैड यूज करोगे क्या google.com खुल जाएगा? बताओ आप लोग, प्रिंस, नरेश जी, सदबीर। अगर आप नोटपैड यूज करोगे तो google.com ओपन कर सकते हो? नहीं। लेकिन अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज करोगे तो कर सकते हो ना। तो बेसिकली डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे, ध्यान रखना है।
तो एप्लीकेशन लेयर की छोटी सी एक थ्योरी क्लियर है। अब बेसिकली मुझे आपको थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताना है, जो मैं कवर करूंगा। मैं बात करूंगा सबसे पहले आपको क्या पढ़ाऊंगा, सर्विसेज जो कॉमनली सभी यूजर यूज करते हैं। कौन कौन सी सर्विस होती है, जैसे HTTP, HTTPS, FTP, DNS। इन सर्विसेज को मैं एप्लीकेशन में पढ़ाऊंगा और एप्लीकेशन लेयर पे ही डेटा जनरेट करना भी सीख जाओगे साथ साथ। तो देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं जिसको आपको परमानेंट याद रखना है। ये आपको एप्लीकेशन लेयर पूरी अच्छे से पढ़ाएगा, साथ साथ रिमेनिंग ऑल लेयर्स की भी इंफॉर्मेशन देगा। तो याद रखना है कि कौन है आपके लिए, यूजर। और यूजर को किससे कनेक्ट करते हो आप, एक ऑर्गेनाइजेशन या होम यूजर हो तो किससे कनेक्ट होता है आपके, मॉडेम या बोलो वाईफाई या एक्सेस पॉइंट। और इस मॉडेम को किसके साथ कनेक्ट करते हो आप लोग, ISP के साथ। तो बेसिकली क्या है, इस यूजर को डेटा जनरेट करना है। तो भाई ये कुछ भी ओपन करें, CMD, नोटपैड, एक्सेल फाइल, वर्डपैल फाइल, नोटपैड, PDF, ये सुनो क्या पता JPEG में भी डेटा बन सकता है। पिक्चर क्लिक करें। तो बेसिकली क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस यूजर को डेटा जनरेट कराने के लिए मैं बहुत सारी एप्लीकेशन यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या यूज करने वाला हूँ, क्या यूज करने वाला हूँ, ब्राउजर। ब्राउजर भी बहुत सारे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, ब्रेव ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर, क्लियर है, सफारी, क्लियर है, और भी बहुत सारे ब्राउजर हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे ये ब्राउजर्स इंटरनेट की सर्विसेज यूज करने के लिए काम में आते हैं। तो अब मैं कोई भी यूज कर सकता हूं। मैं बेसिकली गूगल क्रोम यूज करने वाला हूं। क्या यूज करने वाला हूं, गूगल क्रोम। उससे डेटा कैसे जनरेट होगा उसकी बात करूंगा। जैसे इस यूजर ने गूगल क्रोम की एप्लीकेशन ओपन करी फॉर एग्जांपल। जैसे गूगल क्रोम की एप्लीकेशन यूज करते हो तो पहले क्या ओपन करते हो आप लोग, टैब। मैंने फॉर एग्जांपल टैब 1 ओपन करी। टैब 1 ओपन करते ही इस यूजर ने टैब के ऊपर क्या लिखा, CCNA, और क्या कर दिया, एंटर। जैसे ही इस यूजर ने एंटर करा ना, बेसिकली इस यूजर ने गूगल क्रोम एप्लीकेशन की हेल्प से क्या जनरेट करा है, डेटा। उस डेटा के अंदर क्या लिखा हुआ है, CCNA, और इसने ये डेटा किसको हैंड ओवर कर दिया, मॉडेम को। मॉडेम से कहां गया, ISP। देन ISP ने रिटर्न बैक रिप्लाई करा। फिर मॉडेम से कहां पर आया, यूजर, और यूजर से कहां गया, गूगल क्रोम एप्लीकेशन पे। और जैसे ही गूगल क्रोम एप्लीकेशन पे आया, आपके टैब के सबसे ऊपर टॉप में उसने क्या बता दिया, पूरा का पूरा वेबसाइट की इंफॉर्मेशन। उसने क्या लिखा, http://ccna.com। ये कंप्लीट एड्रेस आ गया। आपने तो सिर्फ एंटर क्या करा था, CCNA, लेकिन एंटर करने से पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करा और गूगल क्रोम में टैब 1, क्लियर रहेगा। अब देखो सेम प्रोसेस दिखाता हूं। जैसे मेरा एक क्रोम है, गूगल क्रोम ब्राउजर, इसको ओपन करेंगे हम लोग। कोई भी एक ब्राउजर यूज कर सकते हो आप, कोई भी, सिर्फ ये प्रोसेस सिखा रहा हूं। जैसे गूगल क्रोम ओपन करा, अब मैं यहाँ पे टैब दिख रही है, टैब में मैंने CCNA लिखा और एंटर। जैसे एंटर करा ना CCNA लिख के, बेसिकली क्या हुआ कि डेटा जनरेट हो गया CCNA लिखते। अब डेटा जैसे एंटर हुआ, जनरेट हुआ, मॉडेम पे गया, मॉडेम ने ISP को दिया, ISP से मॉडेम, मॉडेम से फिर यूजर, और यूजर ने जो एप्लीकेशन खोली थी उस पर आ गया। अब एप्लीकेशन जो ओपन थी उसने क्या बताया कि डेटा कैसा आया हुआ है मेरे पास, जिसमें लिखा हुआ है वेबसाइट की पूरी इंफॉर्मेशन। क्या लिखा है, http://ccna.com, पूरा आ गया। अब ये कैसे आया, मैं बात की बात है, लेकिन मुझे अभी आपको क्या पढ़ाना है, एप्लीकेशन लेयर पे सर्विसेज। अब इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है हेडलाइन में, http:// आई थिंक ये कोई सर्विस है। कौन सी सर्विस है इन सब में से, HTTP की, ये सुनो। अब ये सर्विस यूज किस लिए करते हो, इंटरनेट ब्राउज करने के लिए नहीं, बेसिकली एक वेब सर्विस है। इस पे सर्वर्स होस्टेड होते हैं। क्या होते हैं, सर्वर होस्टेड होते हैं। कई बार आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन की साइट, क्लियर है, कई बार आपके सोशल मीडिया की जो साइट्स होती है वो भी होती है, लेकिन वो HTTPS पे होती है, HTTP पे नहीं होती। क्यों, बेसिकली आपको सबसे पहले मुझसे पढ़ना पड़ेगा HTTP की थ्योरी।
इसका मतलब क्या होता है फुल फॉर्म की बात करें तो इसे बोलते हैं हाइपर क्या लिख रहा हूं भाई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है? इट इज यूज्ड फॉर website hosting to provide web services in this service. If user send, receive data traffic and credentials, then all information forward receive into plain text format। किसमें जाती है भाई आपकी, किसमें जाती है सारी की सारी इंफॉर्मेशन? प्लेन टेक्स्ट में, यानी विजिबल है। फॉर एग्जांपल इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। भाई देखो, ये यूजर को क्लाइंट बोल रहा है और इस आईएसपी के बैकएंड में ये सीसीएनए का सर्वर लगा हुआ कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या बोला है? इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर कनेक्शन नॉट सिक्योर। सिक्योर नहीं है, कोई अटैकर आपको अटैक करके आपके क्रेडेंशियल निकाल सकता है और आपका सेशन अपने साथ बना सकता है। तीसरी बात क्या बोलता है? डेटा इंक्रिप्शन मैकेनिज्म नेवर परफॉर्म इन दिस सर्विस। क्लियर? ये डेटा इंक्रिप्शन का भी मैकेनिज्म नहीं होता। और एक रेड मार्कर से एक लाइन लिखूंगा हमेशा के लिए, इफ यूजर सेंड receive data and someone capture data then sniff all information। तो क्या कर सकता है? सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्निफ यानी चुरा सकता है आपसे। कैसे होगा? बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का मॉडेम था, यहाँ पर एक यूजर बैठा हुआ था। इस यूजर ने कुछ एप्लीकेशंस यूज करी और आपका जितना भी डेटा जाता था यूजर से आईएसपी पे, उसको क्या करने लगा? यहाँ बैठ के अपनी साइट पे कैप्चर। तो बेसिकली अब ये कौन बन गया मेरे लिए? कैप्चर करने लगा। तो अटैकर, इसने डेटा कैप्चर करा। कब करा? जैसे आपने ccna.com की वेबसाइट ओपन करी, वहां पे क्या लिखा आ रहा था? लॉगिन। लॉगिन करने के लिए उसने आपको दो इंफॉर्मेशन दी। उसने बोला अपना क्या बताओ? यूजर नेम, और क्या बताओ यहाँ पे? पासवर्ड। तो आपने यूजर नेम डाला और फिर आपने पासवर्ड एंटर करा। अब ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करके आप पेज पे गए, आपने अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करा रहा था। बेसिकली इस अटैकर ने आपका सारा डेटा क्या कर लिया अपने पास बैठ के टूल से कैप्चर। और जब कैप्चर कर लिया, इसने देखा कि भाई कुछ ऐसे डेटा भी है जिसके अंदर कुछ वेबसाइट की इंफॉर्मेशन जाने। उसने देखा कि एक वेबसाइट ओपन हुई थी लास्ट टाइम http://ccna.com की, जिसमें यूजर नेम जा रहा है और कौन सी इंफॉर्मेशन जा रही है? पासवर्ड। उसने देखा यूजर नेम कैसा जा रहा है? विजिबल है, क्या लिखा हुआ है? एडमिन। और पासवर्ड क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4। क्या यूजर का डेटा मिल गया है क्लाइंट को? यस, यूजर का डेटा मिल गया आपका,
क्यों मिल पाया? क्योंकि आपने सर्विस कौन सी यूज करी थी सर्वर पे? HTTP। HTTP ने पहले ही क्लियर करा था सारा का सारा डेटा कैसे जाएगा? प्लेन टेक्स्ट में। अब बेसिकली क्या होता है कि मोस्टली केसेस में 99.9% HTTP को अलाउ ही नहीं करते यूज करने के। किसको? HTTP को अलाउ ही नहीं करते रियल टाइम में यूज करने के लिए, क्योंकि यही प्रॉब्लम थी। इसको लग रहा था मैं अपना सिक्योरली डेटा किसको दे रहा हूँ? सर्वर्स को। लेकिन यहाँ पर कौन बैठा था? अटैकर। उसने टूल यूज करा, कैप्चर कर लिया आपका कोई डेटा पे इनक्रिप्शन। यानी इनक्रिप्टेड का मतलब होता है #123 ऐसे सिंबल्स में डेटा जा रहा है? नहीं, विजिबल है, प्लेन टेक्स्ट। आप जो भी भेजोगे सब कैप्चर होगा। क्लियर है? तो अब देखो, आपने दोबारा से क्या बोला कि यहाँ पर एक यूजर लगा हुआ है। इस यूजर की कनेक्टिविटी किसके साथ दे दी आपने? अब दोबारा से मॉडेम के साथ। ये दूसरा यूजर है एडमिन फॉर एग्जांपल। इसकी कनेक्टिविटी किससे हो रखी है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इस यूजर को दोबारा से डेटा जनरेट करना है, तो हमने क्या ओपन कर लिए? गूगल क्रोम। और गूगल क्रोम पे हमने क्या ओपन करा? टैब। लास्ट टाइम टैब नंबर कितना था प्रिंस? लास्ट टाइम कोई बता सकता है? लास्ट टाइम टैब नंबर कितना यूज हुआ था? अभी टैब नंबर 1। और अब मैंने कितना यूज कर लिया? टैब नंबर 2। इस यूजर ने जाके इस टैब पे लिखा फॉर एग्जांपल CCNP लिखा और एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर करा ना ब्रदर, इस यूजर ने क्या जनरेट करा? दोबारा से डेटा। यूजर टू मॉडेम, मॉडेम टू ISP, ISP टू मॉडेम, मॉडेम टू यूजर। फिर यूजर ने किसको दे दिया? गूगल क्रोम को दे दिया। अब जैसे ही गूगल क्रोम पे डेटा आया, फिर दोबारा से कंप्लीट वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। लेकिन अब आप लोग देखो, वेबसाइट क्या लिखा हुआ रहा है? https://ccnp.com। सो बेसिकली अब आप कौन सी सर्विस को यूज कर रहे हो? HTTPS को। तो इसके बारे में एक छोटा सा आप कॉन्सेप्ट याद रखना, इसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, या ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हो, प्रोटोकॉल सर्विस। बट ये क्या आपकी? सिक्योर। ये क्या है? कैसी है ये? सिक्योर। HTTP वाली है, लेकिन अब इसके साथ क्या ऐड हो गया है? S का मतलब क्या रखना हमेशा? क्या है ये? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर है जो ये सर्विस है, सिक्योर है। कैसे सिक्योर है उसकी बात करते हैं। ऑलवेज यूज फॉर डेटा एनकोडिंग और डिकोडिंग ASCII और UTF मेथड। क्या यूज करते हैं ये लोग? डेटा को एनकोड करने के लिए और डिकोड करने के लिए ASCII और UTF मेथड। बात करूंगा क्या होता है, पूरा बताऊंगा डिटेल में। डेटा ट्रैफिक सेंड रिसीव एनक्रिप्टेड फॉर्म। कैसा होता है? एनक्रिप्टेड। #1230 ऐसे करके कोड्स आएंगे। एक और लाइन याद रखना, इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। भाई क्लाइंट कौन है? यूजर। और सर्वर कौन है? जिसपे वो वेबसाइट होस्टेड है, CCNP वाली। इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर कनेक्शंस secured by certificates। किसकी हेल्प से होता है? सर्टिफिकेट्स की हेल्प से। एक और लाइन, डेटा बिफोर सेंडिंग ओवर द
इंटरनेट, एन्क्रिप्शन, ऑलरेडी डन। क्लियर है? कि डेटा इंटरनेट पे भेजने से पहले क्या हो जाएगा? एनक्रिप्ट हो जाएगा। इफ someone capture data then never decode the data, कभी क्या नहीं कर पाएगा? डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? चलो अब बात समझो, एक एक बात करता हूँ। बेसिकली आपका बहुत सारी क्वेरी है तो मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। देखो, एनकोड और डिकोड, इसके लिए एक बात याद रखना, ये एक मैकेनिज्म है। जैसे आप हेलो मैसेज भेजते हो आप लोग या कुछ भी भेजोगे, उसको जो है ना बेसिकली ये मैकेनिज्म परफॉर्म करके नेटवर्क एडमिन 0-1 में कन्वर्ट कराना चाहता है। किस में करवाना चाहता है? 0-1 की फॉर्मेट में। तो ये मैकेनिज्म परफॉर्म होता है 2 पर्सन की हेल्प से। कौन कौन है वो 2 पर्सन? एक है अस्काई और दूसरा कौन है डियर? यूटीएफ। बेसिकली ये एनकोड और डिकोड का मैकेनिज्म कौन बताते हैं? कौन बताते हैं? डेवलपर्स। क्लियर है? देखो, अस्काई का मतलब क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है भाई, ऐसे करके। ठीक है, इतनी बड़ी, लेकिन मुझे फुल फॉर्म नहीं बतानी थी, मुझे सिर्फ इसका मैकेनिज्म सिखाना है सबसे पहले। इसके बारे में आप एक पॉइंट क्लियर रखना है अपने पास, इसे हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम टू डू एनकोडिंग डिकोडिंग टास्क। क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरी। इट इज यूज्ड 1 बाइट एल्गोरिथम। अब देखो, ये जो 1 बाइट है ना, इसको मैं बता सकता हूँ। बेसिकली 1 बाइट में 8 बिट्स होती है, 8 बिट के कुछ आउटपुट्स होते हैं। लेकिन अभी याद रखना है कि 1 बाइट एक वैल्यू है आपके लिए, जिसके बेसिस पे आप 0-1 की क्या बनाओगे? टेबल। और इस टेबल को बनाने के लिए भी मैकेनिज्म है। बेसिकली 1 बाइट में आपको टोटल मिलती है 8 बिट, और 8 नंबर की वैल्यू को कैसे वो फिक्स करता है? 0 से स्टार्ट करेगा और 7 तक जाता है। कहां से? 0 से स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा? 7 तक। तो कुछ आउटपुट्स आएंगे कोडिंग में। एक यूटीएफ भी होता है, इसे बोलते हैं यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी क्या है? एक एल्गोरिथम टू डू एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। 0-1 में करेगा और सामने वाला फिर उसको डिकोड करके टेक्स्ट में ले आएगा। लेकिन याद रखना, इट इज यूज्ड 2 बाइट एल्गोरिथम। कितने बाइट की है ये? 2 बाइट की है। तो बेसिकली जैसे ये 2 बाइट की आती है ना, तो आई थिंक इसमें कुछ एडवांस फीचर होंगे, क्योंकि पहली वाली 1 बाइट की थी। जो 2 बाइट की है ना, उसके लिए कितने बिट्स होंगे? 1 बाइट में 8, तो 2 बाइट में कितने हो गए? 16 बिट। और इसमें जो वैल्यूज होंगी 0 से स्टार्ट होंगी, कहां तक जाएंगी? 15 तक। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ, सर 0-1 तो ठीक है, लेकिन ये जो आप बता रहे हो अस्काई और यूटीएफ एनकोड ही कर रहे हो, तो 2 अलग अलग क्यों है? तो याद रखना, अस्काई ओनली सपोर्ट इंग्लिश लैंग्वेज। ये जितना इंग्लिश डेटा होगा ना, वही जाएगा आगे इसके थ्रू। लेकिन यूटीएफ क्या बोलता है? सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस प्लस
इमोजीज। कोई बता सकता है इमोजी का मतलब क्या होता है? कोई भी आप में से कोई यूजर माइक अनम्यूट करके, इमोजीज का मतलब क्या होता है? हाँ जी, आवाज आ रही है आप सभी को? इमोजीज किस लिए यूज होते हैं? कोई भी एक आइडिया? हाँ, जो आप व्हाट्सएप में भेजते हो, ये लो देख लो यार आप लोग। जैसे मैं ये दिख रहा है आपको, ये बहुत सारे इमोजीज दिख रहे हैं ना, ये जो है ना यूटीएफ सपोर्ट करता है, लेकिन अस्काई वाला सपोर्ट नहीं करता था। कई बार प्रॉब्लम आती थी जब आप वेबसाइट पे हिट करते थे। जैसे मैं आपको कुछ पुरानी यादें बताऊं, जैसे आप एक वेबसाइट ओपन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन करी, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है। देखा आप लोगों ने कभी? बताओ, ट्रांसलेट करने का। जैसे मैंने यहाँ पे google.com लिखा और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता था यहाँ पर कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर है? ऑटोमेटिक। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो सपोर्ट करता था और कई बार साइट्स पे नहीं आता था। दैट मीन्स कि वो सपोर्ट नहीं करता है। तो डेवलपर बैकएंड में ये एनक्रिप्शन, एनकोडिंग और डिकोडिंग का मैकेनिज्म यूज करते हैं, बताते हैं कि अस्काई यूज करना है या यूटीएफ। एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप नहीं बताते, लेकिन आपको पता होना चाहिए थोड़े छोटे छोटे से आउटपुट्स के बारे में। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट्स के बारे में, थोड़ा सा सेपरेटली यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। सर्टिफिकेट आपको दो तरीके से मिलते हैं। एक होता है लोकल और एक होता है भाई ग्लोबल। और ये सर्टिफिकेट किस लिए यूज होते हैं? क्लाइंट और सर्वर के लिए। कि क्लाइंट जब भी डेटा भेजने के लिए कनेक्शन बनाए और सर्वर के थ्रू, तो इन कनेक्शंस को बनाने के लिए वो क्या यूज करेंगे? कुछ सर्टिफिकेट्स। अब ये सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड होते हैं लोकली और ग्लोबली। लोकली प्रोवाइड करने के लिए जैसे विंडोज सर्वर्स में आप ADCS बनाते हो, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट भेजते हो। और ग्लोबल का मतलब DG सर्ट वाले पर्सन होते हैं। कौन होते हैं भाई? DG सर्ट। दिखा देता हूं मैं आपको, एक लाइन में पढ़ा दूंगा इनके बारे में। ये दिख रहा है भाई क्या लिखा हुआ है DG सर्ट के बारे में? SSL सर्टिफिकेट बाय DG सर्ट, सिक्योर अनलिमिटेड सर्वर्स विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या लिखा हुआ है आगे? एनक्रिप्शन एंड हाईएस्ट ऑथेंटिकेशन अवेलेबल। यही बंदा है करा रहा है, लेकिन ये किस लिए करा रहा है वो भी तो समझाना पड़ेगा। बात समझो, ये जब क्लाइंट सर्वर पे होस्टेड सर्विसेज को यूज करता है ना, तो बेसिकली इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सर्टिफिकेट की। इस सर्टिफिकेट में कुछ इनक्रिप्शन मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? इनक्रिप्शन, कि डेटा को कैसे इनक्रिप्ट करना है। और इस सर्वर पे भी क्या अपलोडेड होते हैं कुछ पहले से ही सर्ट। इनको पता होता है डेटा को क्या करना होता है, डिक्रिप्ट कैसे करना है। तो बेसिकली सर्टिफिकेट आपको दो टाइप के मिलते हैं, एक होता है TLS और एक होता है SSL। जो TLS वाला सर्टिफिकेट है वो AES की इंक्रिप्शन यूज करता है और कितनी बिट की होती है ये? 128। और SSL वाली क्या बोलती है? SHA-256 बिट इंक्रिप्शन। अब देखो 128 और 256 में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल ये क्लाइंट ए डेटा भेज रहा है, ए का मतलब एक ही वर्ड है, तो बेसिकली अगर आपने TLS यूज करा तो इसको 128 कैरेक्टर में डिवाइड कर देगा। तो ये सिक्योर हुआ या इनसिक्योर हुआ? कोई बता सकता है? अगर एक कैरेक्टर को 128 में कर दोगे, कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। और गलती से आपने SSL सर्टिफिकेट परचेज कर लिया ना, तो ए को कितने कैरेक्टर में कन्वर्ट करा देगा? 256 में। और एक और बात याद रखनी है। हुआ ना सर? हाँ, ये मोर सिक्योर है। अब इंक्रिप्शन तो तोड़ ही नहीं सकते। गलती से आपने उसमें लिख के भेज दिया। क्या चीज है? AES एल्गोरिथम, एल्गोरिथम नहीं। जब आगे आप पढ़ेंगे CCNP CCI तो आपको पता चलेगा इंक्रिप्शन। जैसे ये है ना सिक्योर
हैश एल्गोरिथम, ऐसी ये इसकी होती है। क्लियर है? जैसे मैंने शाह का क्या बताया, एस का मतलब सिक्योर, एच का मतलब हैश और ए का मतलब एल्गोरिथम। क्लियर है? सिक्योर हैश एल्गोरिथम, ऐसी एईएस का होता है। अब बेसिकली इतना एन्क्रिप्शन यूज क्यों करना था? इसने एक लाइन बताई थी, ये वाली लाइन कोई पढ़ सकता है मेरे लिए, ये वाली, इससे मुझे क्लियर हो जाएगा आपको राइटिंग भी समझ आ रही है नहीं आ रही। इतनी लाइन पढ़ो बस। डेटा before sending over the internet encryption already done. कि भाई इंटरनेट पे भेजने से पहले आप लोगों का डेटा क्या हो गया है? इनक्रिप्ट। Encrypt हो गया है। हाँ, यहाँ पर एक यूजर बैठा था, उसने टूल यूज करके आपके डेटा ट्रैफिक को क्या करने के लिए ट्राई करा? कैप्चर। क्यों करा? क्योंकि उसने देखा सीसीएनपी की वेबसाइट पे किसका ऑप्शन मिल रहा है उस यूजर को? लॉग इन करने का, विद यूजर नेम विद पासवर्ड। तो आप तो बैठे ही थे यूजर नेम पासवर्ड डालने के लिए, आपने बोला ओके यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड 1 2 3 4। अब इस पेज पे डाल ही रहे थे, ये पहले ही क्या हो गया? एनक्रिप्ट। पहले क्या हो गया? एनक्रिप्ट। किस पे भेजने से पहले? इंटरनेट पे। अभी डेटा ट्रैवल कर रहा था मॉडेम टू आईएसपी, यूजर टू मॉडेम। इस बंदे ने क्या कर लिया? कैप्चर। इसलिए मैं इसको हर बार क्या बोल रहा हूं? कौन है ये आपके लिए? अटैकर। अब इसने जैसे ही डेटा कैप्चर करा ना, सबसे पहले देखा उसने कौन सी वेबसाइट के थ्रू डेटा जा रहा है? https://ccnp.com। फिर उसने देखा क्या जा रहा है इसके अंदर? क्रेडेंशियल, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब उसने यूजर नेम देखा, फिर पासवर्ड आया, अब आप लोग देख के बताओ, लास्ट टाइम तो पासवर्ड विजिबल था और यूजर नेम, अब विजिबल दिख रहा है आप लोगों को? विजिबल है? 1 2 3 4 जा रहा है क्या? नहीं। पासवर्ड तो क्या हो गया? एनक्रिप्ट। यूजर नेम भी क्या हो गया? एनक्रिप्ट। तो अब अटैकर कैप्चर नहीं कर पाता। बेसिकली जितनी भी आपको साइट्स होती है वो HTTPS मिलती है, पता कैसे चलता है? अब आप ट्रैफिक को कैप्चर तो करोगे नहीं रियल टाइम में, पता कैसे करोगे? एक ब्राउजर है जिसका नाम है मोजिला फायरफॉक्स, इससे आप बहुत इजीली सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक टैब ओपन करी और यहां पर क्या लिखा? google.com। चलो इस पे यहाँ पे क्या लगा हुआ दिख रहा है भाई आप लोगों को? लॉक। क्लिक करो, यहाँ पे क्या लिखा है? कनेक्शन सिक्योर। एक वेबसाइट खोल ले तो डमी, फॉर एग्जांपल HTTP की कोई एक वेबसाइट खोलूं। आपको एक HTTP की साइट दिखानी है तो भाई एक सेकंड रुको यार। चलो अब देखो, यहाँ पे लॉक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉक आ रहा है, यहाँ पे लॉक दिख रहा है, यस, लेकिन एक रेड कलर का भी सिंबल दिख रहा है। क्लिक करो, क्या लिखा हुआ आ रहा है? कनेक्शन नॉट सिक्योर। क्लिक करा आपने, फिर पढ़ा ये लाइन को, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट प्राइवेट, इंफॉर्मेशन यू सबमिट कुड बी व्यू बाय अदर लाइक पासवर्ड, मैसेज, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा इंफॉर्मेशंस। क्लिक ऑन मोर। जैसे मोर पे क्लिक करा ना, यहाँ जनरल पे क्लिक करो और ये चेक करो यार, किस फॉर्मेट में डेटा जाएगा आपका? किस फॉर्मेट में डेटा जाएगा? टेक्स्ट में। अब आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे, सिक्योरिटी में जाओ और एक लाइन पढ़ाऊंगा आपको। ये लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? कनेक्शन नॉट एनक्रिप्टेड। अब ये लाइन देखो, द इंफॉर्मेशन सेंट ओवर द इंटरनेट विदाउट encryption can be seen by other people while it is in transit. Transit means sending or receiving process. Clear? तो जो भी भेजोगे वो encrypt नहीं होगा, कोई भी देख सकता है, इसलिए बोला can be seen by other people. बट जैसे ही google.com पे गए और इस लॉग पे क्लिक करा और कनेक्शन सिक्योर है, verified by a Google Trust Service LLC. क्लिक ऑन मोर इंफॉर्मेशन, गो टू जनरल। लेकिन अब यहाँ पर एक एडवांस फीचर, ये भी टेक्स्ट में भेज रहा है, लेकिन नीचे क्या बोल रहा है? कौन सा मेथड है एनकोडिंग का भैया आप लोगों का? UTF। दैट मीन सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज। यू कैन राइट डाउन हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, अरेबिक, हेब्रू, इमोजीज। क्लियर है भाई? किसी भी लैंग्वेज में एंटर करो, सब हो जाएगा सर्च। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट स्टेप पे गए सिक्योरिटी. नाउ रीड दिस लाइन. कनेक्शन इज encrypted by TLS certification. Yes or no? Encryption running 128-bit and 256. Right now TLS certificate version is 1.3. अच्छा ठीक है. अब देखो एक लाइन. Encryption make it difficult for unauthorized people. किस लिए बनाया? कि भाई डेटा कैप्चर कर लेंगे इसलिए. अच्छा ये लाइन पढ़ो. The page you are viewing was encrypted. ठीक है, encrypt हुआ है पहले से. Before being a transmit. भाई कह रहा है पहले डेटा भेजने से पहले क्या कर दूंगा, डेटा को इंटरनेट पे भेजने से पहले encrypted हो चुका होगा. क्लियर है? तो जब भी कोई डेटा ट्रैवल करेगा इन बिटवीन यूजर्स, सो कोई देख सकता है क्या? नहीं. ये लिखो, ये लिखा है इसने. Encryption make it difficult unauthorized people to view information traveling between computers. It is therefore unlikely that anyone read this page as a travel across the network. कोई देख ही नहीं सकता. इतनी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमने पहले क्लियर कर लिया. तो आई थिंक आपको दो सर्विसेज बहुत अच्छे से क्लियर हो. अब बात करता हूँ कॉमनली यूज करने वाली सर्विस जो आप सब यूज करते हो नेटवर्क में आने से पहले और नेटवर्क इंजीनियर बनने से पहले. चलो तो भाई वही बंदे लगा लेते हैं दो अपने जो थे पहले से. कौन कौन थे? यूजर मॉडेम एंड देन आईएसपी. आईएसपी क्लियर है ना? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ये लो, मॉडेम को कनेक्ट कर लो. अच्छा ठीक है, अब बात समझो. इस यूजर को डेटा जनरेट करना है. इस यूजर ने दोबारा से क्या ओपन करा? गूगल क्रोम. टैब नंबर कितना यूज करा है? 3. और इसने यहाँ पे क्या लिख दिया भाई यूजर ने? क्या लिखा हुआ है सदबे? फ्री एंटीवायरस डाउनलोड. जैसे लिख के एंटर करा, क्या जनरेट हुआ दोबारा से यूजर ने? डेटा. मॉडेम, मॉडेम टू आईएसपी, देन आईएसपी टू मॉडेम, देन मॉडेम टू यूजर एंड देन यूजर टू एप्लीकेशन. और आपके पास अब एक पूरी की पूरी वेबसाइट की डिटेल आ गई. क्या लिखा हुआ आ गया भाई? avast.com. एस ये वाला तो क्लियर ही है ना, ये सर्विस तो अभी क्लियर करके आए. अच्छा अब बेसिकली जैसी ये वेबसाइट खुलेगी, ओपन होगी, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा. क्या लिखा हुआ होगा उस पे? क्या लिखा हुआ है डियर? डाउनलोड फ्री एंटीवायरस 30 डेज. और किसके लिए डाउनलोड करो? एपीके का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉइड फोन. ये सुनो. और EXE का मतलब क्या होता है? विंडोज के लिए. DMG का मतलब एप्पल यूजर. एक होगा आपका लिनक्स यूजर. अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, आप यहां से फाइल को डाउनलोड कर सकते हो? बताओ आप लोग, एंटीवायरस के लिए फाइल डाउनलोड कर सकते हो? क्या आप इसी avast.com पे कोई फाइल अपलोड कर सकते हो अपने पीसी से? कोई बता सकता है? ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है क्या अपलोड कर पाओ? नहीं. बेसिकली क्या होता है, बैकएंड में डेवलपर पे यहाँ पर क्या कर रखे होते हैं? कुछ कोड्स राइट कर रखे होते हैं. क्या कर रखे होते हैं? कोड्स राइट कर रखे होते हैं. कैसे होते हो बात की बात. अब जो ये प्रोसेस कर रहे हो ना डाउनलोड और अपलोड वाला, इसको यूज करने के लिए पर्सन है. इसका नाम क्या है? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट इज यूज टू डू, कौन कौन से प्रोसेस करोगे? डाउनलोड एंड अपलोड. क्लियर है? इट इज यूज पोर्ट नंबर. क्या यूज करता है ये? पोर्ट नंबर. स्कूल कॉलेजेस में रोल नंबर होता है, सबका सेम होता है, ये यूनिक होता है? कोई बता सकता है? पोर्ट नंबर, रोल नंबर आपके स्कूल कॉलेजेस में सबका सेम मिलता है या यूनिक होता है? एज ए मोबाइल नंबर फॉर एग्जांपल यूनिक होता है. सबको आइडेंटिफाई करने के लिए. सेम यहाँ पर यही है बंदा, पोर्ट नंबर. वही बोल रहा हूँ, याद कर लो रोल नंबर की तरह. 20 and
21। कितने बंदे हैं इसके पास? 2, 20 एंड 21। अब याद रखना FTP will create ट्रांसपोर्ट चैनल। क्या बोल रहा है ये? क्या बनाता है सबसे पहले? ट्रांसपोर्ट चैनल। ट्रांसपोर्ट चैनल का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक टनल बनाता है। देन क्लाइंट एंड सर्वर will do upload, download प्रोसेस। क्लियर है भाई? ये 2 लाइन अगर आपको क्लियर है तो FTP कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। पहले क्या करता है ये? सबसे पहले क्या बनाता है? ट्रांसपोर्ट चैनल। और फिर कौन सा टास्क करता है? डाउनलोड एंड अपलोड। तो याद रखना ट्रांसपोर्ट चैनल बनाने के लिए कौन सा बंदा है उसके लिए? 20। और डाउनलोड अपने अपलोड करने के लिए कौन सा पर्सन है उसके पास? 21। क्लियर है? और कोड्स क्या लिखे होते हैं डेवलपर के थ्रू? इफ यूजर ट्राइंग टू डू विच वन टास्क डियर? कौन सा टास्क कर रहे हैं? डाउनलोड का। इफ यूजर will do अपलोड। तो ये सीधा सिंपल बताता है। डाउनलोड करने के लिए क्या बोलता है आपको? क्या कर देगा? अलाउ। क्लियर है? और अपलोड करने के लिए क्या कर देगा आपको? डिनाई कर देगा। क्लियर है भाई? तो आप लोग अगर चाहते हो, एक छोटी सी लैंग्वेज है सिंपल, क्योंकि बहुत बड़ा ओसाई है, इतना तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से सीखना है। जैसे मैंने लिखा फ्री एंटीवायरस डाउनलोड, आप लोगों के सामने लिख रहा हूं भाई मैं, ये देखते रहना। डाउनलोड, ये लो, खुल गया। अब ये तो भाई एड्स आ रही है ना, इन पे तो क्लिक करवाओगे नहीं आप लोग। एक वेबसाइट आ गई, क्लिक करो। यही वेबसाइट है, चेक करना https://avas.com। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आप लोग देख के बताओ। ये ऑप्शन क्या बोलता है? अपलोड करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए? डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड। और ये बता भी रहा है मैक के लिए, एंड्रॉइड के लिए, iOS के लिए। तो यहाँ पर जो है ना बैकएंड में कोड होते हैं ब्रदर्स। क्या होते हैं बैकएंड में? कोड्स होते हैं। चलो अब एक मैं ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही बढ़िया चीज। व्हाट्सएप मत देखो, ऐसे मत करो, व्हाट्सएप मत देखो, गलत बात है। ड्राइव, ये जो ड्राइव है इस पे भी तो ऑप्शन होता है ना क्लिक करने के बाद, कौन सा? अपलोड करने का। और राइट क्लिक करने पे कौन सा ऑप्शन होता है? क्या करने का? डाउनलोड। तो यार ये बैकएंड में गूगल वाले भी क्या यूज कर रहे हैं ड्राइव के लिए? कौन सी सर्विस? FTP। कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं? FTP। क्लियर है ना? तो FTP 2 तरीके से यूज होता है, या तो लोकल या तो ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब पब्लिक, और लोकल का मतलब एक ही लोकेशन में। अब आ जाओ दूसरी बात पे। अब एक पर्सन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ाने से पहले, कराने से पहले थ्योरी पे फोकस रखता हूं मैं। आप में से कितने ऐसे यूजर है जो DNS की फुल फॉर्म बता सकते हैं? मुझे तो पता है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। डोमेन नेम सर्वर। चलो एक बंदे ने तो बता दिया, और कोई? डाटा नेटवर्क सेंटर। अच्छा चलो कोई इशू नहीं है। और इसमें भाई जो गलत बताएगा बर्गर का ऑप्शन इनेबल करेंगे, ठीक है? तो पार्टी भी करते रहेंगे और टॉपिक भी पढ़ते रहेंगे। गूगल पे का ऑप्शन भी इनेबल कर देंगे इसी में। कई बार मैं भी गलत करूंगा। चलो देखो, DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड टू रिजॉल्व नेम टू IP। किसमें रिजॉल्व करता है ये? नेम से IP एड्रेस में।
क्लियर है? और बात समझो, इट इज यूज्ड टू रिजॉल्व IP2 नेम। अब कई बार आपने कॉलेजेस और कैंपस में देखा होगा, हाँ, रोल नंबर 21 को बुला के लाओ। कौन है रोल नंबर 21? HTTP या FTP? कोई बता सकता है? FTP 21 वाला तो वही है, FTP वाला ही यूज कर रहा था 21। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे समझने पड़ेंगे। अब बेसिकली क्या है, मुझे CCNA के सर्वर पे हिट करना है, तो या तो मैं उसे नेम से ढूंढूं, या मैं क्या लिख दूं 1.1.1.1, या तो नेम से क्वेरी करो या किससे क्वेरी करो, IP से। तो जब भी आप क्वेरी करते हो, उसको रिजॉल्व करने के लिए कौन पर्सन होता है? DNS। अब बेसिकली क्या होता है, एक और बात समझो, DNS प्रोवाइड डोमेन नेम सर्वर्स। क्या प्रोवाइड करता है ये? डोमेन नेम सर्वर्स। क्लियर है? इट इज यूज्ड ऑन सिस्को डिवाइसेस। आप इसको सिस्को डिवाइसेस पे भी यूज कर सकते हो, बना सकते हो सिस्को डिवाइसेस पे भी, और नॉन सिस्को पे भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। एक और लाइन लिख लो, DNS यूज सम मैसेजेस। क्या यूज करता है ये? कुछ मैसेजेस यूज करता है, जैसे DNS क्वेरी मैसेज, DNS रिप्लाई मैसेज, और एक और लिख सकते हो DNS क्वेरी नॉट रिजॉल्व मैसेज। ठीक है भाई? आप में से किसी को पता है, आप जब भी नेटवर्क में जाते हो, किसी नेटवर्क में, वहां पर DNS के IP डली होते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे 8888 करके, तो ये क्या होता है? जो 8.8.8.8 डालते हैं ना आपके मॉडेम में या आपके सिस्टम में, उसका मतलब होता है ये है ग्लोबल। कौन है भाई ये पर्सन? ग्लोबल। आप नेम डालो, इसकी सारी क्वेरी इस बंदे के पास जाएगी, और ये पर्सन है कौन? गूगल का DNS सर्वर। किसका है भाई? गूगल का DNS सर्वर। तो बेसिकली अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं जिससे आपको क्लियर होगा, छोटा सा सिनेरियो। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? एक यूजर, और यूजर को कनेक्ट कर लो आप अपने मॉडेम से या एक्सेस पॉइंट या वाईफाई से, और मॉडेम किससे कनेक्टेड होगा? आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इस यूजर को कुछ डेटा जनरेट करना है, तो मैंने गूगल क्रोम खोला। गूगल क्रोम में टैब नंबर कितनी यूज कर रहे हैं? 4, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? फॉर एग्जाम्पल CCNA। जैसे मैं एंटर करूंगा तो डेटा जनरेट होगा। अब जब डेटा जनरेट होगा ना, तो मैं इस यूजर के थ्रू क्या कर रहा हूं? सबसे पहले मैं CCNA साइट पे जाना चाहता हूँ, वेबसाइट पे। तो मैं यहाँ पर डेटा के साथ एक मैसेज ऐड कर रहा हूँ, जिसमें क्या लिख रहा हूँ? DNS क्वेरी। और क्वेरी का मतलब क्वेश्चन कर रहा हूं कि भाई मुझे क्या बता दो इसका IP एड्रेस। मुझे आंसर में चाहिए, क्या चाहिए? उसका IP। क्लियर है? तो मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ? IP एड्रेस। किसका क्वेश्चन कर रहा हूँ? कोई बता सकता है? कौन सी वेबसाइट का? CCNA का। और मुझे उसका आंसर में क्या मिलना चाहिए? IP एड्रेस। अब बेसिकली क्या होता है कि ISP अपने पास भी डोमेन नेम सर्वर रखता है, और गूगल के पास भी होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं ISP का समझा सकता हूं अभी आपको, कि ISP ने अपने पास एक DNS सर्वर बना रखा है, जिसमें उसने 3 इंफॉर्मेशन फिक्स कर रखी है। जैसे पहली इंफॉर्मेशन बता रहा है कि सर्विसेज कौन कौन सी है। दूसरी इंफॉर्मेशन बता रहा है IP एड्रेस। तीसरी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि वेबसाइट का नाम क्या है। ठीक है भाई? फॉर एग्जांपल बना लो कि भाई मैंने सबसे पहले सर्विस यूज करी HTTP, IP एड्रेस 1.1.1 4 बार, और वेबसाइट का नाम क्या लिख दिया? CCNA।
फिर HTTPS की बना दी 2.2.2.2, ये रियल में नहीं है, मैं सिनेरियो बना के समझा रहा हूँ, CCNP। फिर इसने क्या बना दिया, HTTPS 3.3.3.3, और क्या लिख दिया, कौन सी वेबसाइट है, प्रिंस, सतबीर, नरेश, अवस्थ, क्लियर है। और भी बनी होगी, फॉर एग्जाम्पल HTTPS, क्लियर है, 4.4.4.4, और इस पे लिखा हुआ है Gentek फॉर एग्जाम्पल, ठीक है भाई। और इसने क्वेरी कौन सी भेजी, अब आप में से कोई बता सकता है किसके नाम की भेजी है, CCN है, लेकिन ISP तक कैसे जाती है, तो इस DNS सर्वर को आपने एक IP दे रखी है 100.100.100.100, ये IP दे रखी है। इस IP को नेटवर्क इंजीनियर ने मॉडेम पे कॉन्फ़िगर कर रखा है। मॉडेम पे क्या बोल रखा है, DNS IP, माइक म्यूट करके बैठिए भाई, 100.100.100.100, क्लियर है। तो ये कहां पर दे रखी है, ISP से नेटवर्क इंजीनियर पे। अब जैसे ही यूजर ने क्वेरी मैसेज भेजा ना, तो सबसे पहले ये क्वेरी किसको रिसीव हुई, मॉडेम को। मॉडेम ने देखा ये क्वेश्चन पूछ रहा है CCNA कौन है, और उसे आंसर में IP चाहिए, तो उसने बोला ऐसी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए एक पर्सन को रख रखा ISP ने, कौन है वो, 100.100, उसने क्वेरी आपके ISP को दे दी, ISP ने रिसीव करी, उसने अपने DNS सर्वर। अब आप में से कोई मुझे DNS सर्वर में से देख के बताओ, क्या CCNA की वेबसाइट है आपके सर्वर पे, इंफॉर्मेशन सिर्फ है सर। मिल गई। तो ISP ने क्या बोला कि अब मैं डेटा ही भेज रहा हूं आपको, दोबारा से डेटा ही जाता है एक्चुअली, लेकिन डेटा के अंदर बोल रहा है कि मैं आप कौन सा मैसेज भेज रहा हूं, DNS क्वेरी रिप्लाई। क्वेश्चन आपने पूछा था CCNA कौन है, और उसके IP बता दी उसने 1.1.1.1। जैसे ही इस मॉडेम ने यूजर को दिया, यूजर ने अपने पास हो गया, क्लियर है, पूरी वेबसाइट ओपन हो गई। फॉर एग्जांपल अगर मैंने टैब नंबर 5 खोला और टैब नंबर 5 पे ढूंढ दिया, मार्कर बहुत स्लो चला है, ABC, तो जैसे ABC लिख के एंटर करूंगा तो क्या जनरेट होगा दोबारा से यूजर से, डेटा, और डेटा के अंदर क्या बोलूंगा, क्या भेज रहा हूं मैं, DNS क्वेरी, और क्वेरी का मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ABC कौन है, और आंसर में क्या बताओ मुझे उसका IP एड्रेस। ये क्वेरी कहां जाएगा, कोई बता सकता है सबसे पहले, मॉडेम एड्रेस पे भेजेगा ISP। अब ISP पे से DNS पे, क्या DNS पे आप में से कोई देख के बता सकता है ABC साइट होस्टेड है, बताया आप लोग, नहीं है। तो आपने कई बार ये एरर देखा होगा जो मैं आज पढ़ाऊंगा, ध्यान से इसको क्लास में रिवीजन ले लेना। ISP रिप्लाई करना चाहता है, रिप्लाई हर बार होता है, ऐसा नहीं है ड्रॉप करता है। अब उसने बोला मैं भेज रहा हूं DNS क्वेरी नॉट रिजॉल्व, और ये भेज दिया इसको यूजर को। यूजर ने अपनी टैब पे ABC टाइप करा था ना, अब वहां पे लिखा आ रहा है क्या लिखा हुआ आ रहा है, कोई पढ़ेगा भाई, फिर क्लास This site cannot be reachable. अच्छा, आप लोगों ने मैसेज देखा नहीं है तो मैं आपको दिखा दूं। इमेजेस, ये देखा भाई, ये वाला एरर आता है किसी पे, आप में से कई बार देखा होगा ना यूजर्स ने, ये एरर आता है, क्यों आ गया ये एरर, बता सकता है आप कोई, ये एरर क्यों आ रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा आप लोगों के पास, बताओ किस लिए आ रहा है, DNS की क्वेरी क्या नहीं हो पाई, रिजॉल्व, इसलिए आ रहा है, याद रखना आप। और DNS के मैसेज भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ आज को इतनी थ्योरी पढ़ो, और टाइम भी ओवर हो गया है। कल बात करेंगे कुछ नेक्स्ट लेयर्स की, इसकी बात करूंगा कल, नेक्स्ट लेयर्स की,
सो होपफुली आप